नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करते हैं। आपको जैसे कि पहले बताया गया था कि हमारा साइंस का एक वीडियो आया था। इसके बाद कुछ लोगों के कहने पर आप इसी श्रृंखला का हम एक आगे का वीडियो शुरू करते हैं और ये लगभग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। आइए हम देखते हैं। हमने जब बात की थी तो वहां पर शायद हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा कर ली थी कि जगत क्या होता है। शायद हम लोगों ने जगत तक चर्चा की थी और जगत के क्लासिफिकेशन पर हमने बात भी की थी कि भाई जब हमने बात की थी तो हमारा जगत का जो वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर के अनुसार जब हमने बात कर ली थी कि वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर ने 5 भागों में बांट दिया था। उन 5 भागों में हम बात चर्चा करते हुए जब हम 5वां भाग पढ़े थे, एनिमेलिया जगत के बारे में बात कर दी थी या जंतु जगत के बारे में बात की थी। आपने पढ़ा था कुछ वैज्ञानिकों ने जो इकाई के आधार पर जब बात की गई थी तो हमारे कैरोलस लीनियस की बात आती है। तो कैरोलस लीनियस ने भी इसको इकाई के आधार पर बांटा था और कैरोलस लीनियस ने बताया था कि वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है, कैरोलस लीनियस की यदि हम बात करें, कैरोलस लीनियस की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यदि हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो जो छोटी इकाई थी वो जाति मानी गई थी। क्या माना था इन्होंने? जाति माना। और जो सबसे बड़ी इकाई थी, इसी जगह पे हम बात करें कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो जब बड़ी इकाई की बात आती है तो बड़ी इकाई उन्होंने क्या माना था भैया? संघ माना था। क्या माना था? संघ माना था। और कैरोलस लीनियस के अनुसार जो हमारे वर्गीकरण की जो बात करें कितनी इकाइयों में बांटा गया था, तो कैरोलस लीनियस ने ही वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयां प्रस्तुत की थी। कुल कितनी इकाइयां प्रस्तुत की भैया? 6 इकाइयां प्रस्तुत की थी। यदि आपसे बात करें कि कैरोलस लीनियस के अनुसार कुल कितनी इकाइयां हैं, तो 6 इकाइयों में बांटा गया। सबसे छोटी इकाई जाति होती है और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भैया? संघ होती है। यदि इसके बाद हम बात करें, कैरोलस लीनियस को ही द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता, पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे माना जाता है भैया? कैरोलस लीनियस को माना जाता है। ये द्विनाम पद्धति में पहला उनका क्या होती भैया? उनकी वंश होता है। पहले उनकी जाति होती है, दूसरा उनका वंश होता है। जो पहला शब्द दिया होता है वो उनकी जाति होती है और जो दूसरा शब्द दिया होता है, पहला क्या होता है भैया? जाति होती है और दूसरा क्या होता है? वंश होता है। जो पहला शब्द होगा वो जाति होगी और दूसरा क्या होगा? वंश होगा। जैसे कि हम इसमें बात करें, द्विनाम पद्धति में हम बात करते हैं, जैसे आम की हम बात कर लें तो आम का जो हम द्विनाम पद्धति में देखेंगे तो इसका आम का वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये इसका वनस्पतिक नेम होता है। तो यहाँ पर हम दो चीजें देख रहे हैं, मैंगीफेरा और इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है? इसकी जाति है और इंडिका क्या है? इसका वंशज आता है। इसी प्रकार हम मानव का देख लें, मनुष्य का देखें, होमो सेपियंस सेपियंस होता है। क्या होता है भैया? होमो सेपियंस सेपियंस होता है। यदि हम अरहर का देखें तो कैजानस कजान होता है। क्या होता है? कैजानस कजान होता है, कजान। यदि हम चावल का देखें तो ओराइजा सटाइवा होता है, ओराइजा सटाइवा होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। यदि हम चने का देखें तो साइसर इरिटिनम होता है, चना साइसर इरिटिनम होता है, इरिटिनम। तो इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो द्विनाम पद्धति है, तो आपको याद रखना है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस है। वर्गीकरण की इन्होंने सबसे छोटी इकाई क्या बताई? जाति बताई। सबसे बड़ी इकाई क्या बताई? संघ बताई। कुल इकाइयां कितनी इन्होंने बताई? 6 बताई। और द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस। इन्होंने सबसे पहले इसका वर्गीकरण भी किया था। उसके बाद हमने बात की थी कि जगत का जो वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटकर ने किया था।
एक वैज्ञानिक का नाम आता है, कौन है? आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर के अनुसार यदि हम बात करें तो इन्होंने कुल कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद जो आज हम नए टॉपिक के बारे में थोड़ा आगे इस पर चर्चा करेंगे, वो हमारी आती है भैया, क्या आती है? कोशिका आती है। क्या आएगी? कोशिका आती है। तो हम कोशिका पर जब हम बात करेंगे तो कोशिका के बारे में आज हम देखते हैं जरा कोशिका से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आज कोशिका पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम कोशिका की बात करें तो भाई कोशिका सभी लोग जानते हैं कोशिका होती क्या है और कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले जब कोशिका की बात आई तो एक वैज्ञानिक का नाम खुल के आता है और उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है भैया? रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने हमने देखा था जो पहले हमारे पास बोतलें आती थी, वो बोतलों पर एक कार्क लगी होती थी। उस कार्क को उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि कार्क में कोष पाए जाते थे और उन कोषों को देखने के पश्चात रॉबर्ट हुक ने बताया कि भाई ये जो कोष हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोष क्या है? ये सेल है और यही कोशिका है। ये क्या है भैया? यही सेल है, यही कोशिका है। और इसलिए कोशिका के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो कोशिका की खोज किसने की थी भैया? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की? खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किसको माना जाएगा भैया? रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यदि इसके बाद में हम बात करें ये किस कोशिका की खोज की, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मृत कोशिका की खोज की थी। किस प्रकार की कोशिका की खोज की भैया? इन्होंने मृत कोशिका। जो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ने की। यदि इसी जगह आपसे बात कर दी जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये जीवित कोशिका की खोज करने के बारे में बात आती है तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भैया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की भैया? जीवित कोशिका की खोज की। यदि इसके बाद जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का उल्लेख किया था, कोशिका का उल्लेख रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। किसमें किया भैया? माइक्रोग्राफिया में किया था। ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है और ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का उल्लेख किया है किस पुस्तक में किया था? तो इन्होंने किसमें भैया किया था? माइक्रोग्राफिया में किया था। तो हमने बात की कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किस पर की थी? तो हमने पहले ही बताया एक कॉर्क पर इन्होंने खोज की थी जिसे मृत कोशिका कहा गया और इसी को सेल जो कोषनुमा जो आकृति दिखाई पड़ी उसे कोशिका कहा गया। उसके बाद यदि बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने की थी। कोशिका का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक रॉबर्ट हुक की मानी जाती है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो वहां पर देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका को 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब जब हम कोशिका के प्रकार की बात करें तो हम यहाँ पर खुल के आते हैं तो देखते हैं कोशिका 2 प्रकार की है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। यदि हम बात करें कोशिका के प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें तो हमारे पास खुल के 2 प्रकार की कोशिका आ जाती है। कोशिका के प्रकार तो भाई जीवों की संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? जीवों की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवों की संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है भैया। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं तो हम कह सकते हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। केंद्रक अल्प विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इसमें क्या होता है भैया? केंद्रक पूर्ण रूप से
विकसित होता है। इतनी बात समझ में आई। इसमें भैया अल्प विकसित होता है, इसमें पूर्ण विकसित होता है। इसमें पृथ्वी के आगमन के समय के प्रथम जीव रखे गए, उसके बाद इसमें कुछ विकसित जीवों को रखा गया। तो यहाँ पर जब हम पहुंच के आए, देखा कि यहाँ पर हमारे विकसित जीव आए, तो विकसित जीवों में हमारा केंद्रक कोण डेवलप था। तो जब यहाँ पर हमने विकसित जीवों के बारे में बात की तो उसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती थी। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आए, तो इसमें ऐसे जीव थे कुछ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे, कुछ ऐसे थे जो अपने दूसरे पर आश्रित थे। तो यहाँ पर जब हमने पूर्ण रूप से देखा, यहाँ पर विकसित चीजों को देखा, तो हमारा ये भाग दो भागों में बढ़ जाता है। या हम दो प्रकार की यहाँ पर कोशिका पढ़ लेते हैं, एक तो पादप कोशिका हो जाती है, दूसरी जंतु कोशिका हो जाती है। एक पादप कोशिका हो जाती है, दूसरी जंतु कोशिका हो जाती है। अब हम पास दो वैज्ञानिक आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन आपसे बन जाता है भैया पादप कोशिका की खोज किसने की? पादप कोशिका की खोज किसने की? यदि पादप कोशिका की खोजकर्ता पूछा जाए, कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, स्लाइडेन महोदय का नाम आता है। कौन से वैज्ञानिक भैया हैं? स्लाइडेन है। यदि आपसे पूछा जाए जंतु कोशिका की खोज किसने की, जंतु कोशिका की खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर स्वान का नाम आता है। क्या आता है भैया? स्वान का नाम आता है। अब दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका, एक ने पादप कोशिका की खोज की, दूसरे वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका की खोज की। दोनों वैज्ञानिकों ने ये बात बताई कि भाई प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, या जीवन की जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। अरे भाई यही बात स्लाइडेन महोदय ने बताई और यही बात किसने? स्वान महोदय ने बताई। दोनों लोगों ने एक ही बात के बारे में बात की कि भाई स्लाइडेन ने भी यही कहा कि प्रत्येक पौधे का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है, और स्वान महोदय ने भी यही बात कही कि प्रत्येक जंतु का शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिका से मिलकर के बना है। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है? क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हमारे पास आंसर आता है भाई कोशिका। क्या आता है भैया? कोशिका। जब इतनी बात कंफर्म हो गई कि भाई प्रत्येक पौधे का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है, प्रत्येक जंतु का शरीर भी कोशिका से मिलकर के बना है, तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि भाई ये बात तो जो दोनों लोग बता रहे हैं तो सही बता रहे, एक ही बात है, लेकिन अब ये थ्योरी किसको दी जाए, ये थ्योरी किसके नाम पर प्रतिपादित की जाए? तो यहाँ पर ये समस्या आई। इसलिए क्या हुआ, जो कोशिका सिद्धांत, यही बात इन्होंने प्रतिपादित किया कि भाई प्रत्येक जीव और प्रत्येक पौधे का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कही जाती है। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहा जाता है। अब भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहां पर सीधे सी बात आ जाएगी, भाई दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन एवं स्वान, तो भाई दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया। किसने किया भाई? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या? इस कोशिका सिद्धांत इन्होंने बताया कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक जंतु, जो प्रत्येक जंतु है उसका जो निर्माण हुआ, उसके जीवन का जो निर्माण हुआ है या उसकी संरचना जो बनी है वो कोशिका से मिलकर बनी है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, क्या बताया इन्होंने? कहा एक कोशिका जब दूसरी कोशिका से आपस में जुड़ती है, एक कोशिका ये हो जाएगी और दूसरी कोशिका ये हो जाएगी, दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो ये कोशिका तंत्र बना देंगी। क्या बनाएंगी भैया? ये कोशिका तंत्र बनाती हैं। और ये कोशिका तंत्र जब आपस में जुड़ जाएंगे, कोशिका तंत्र
प्लस कोशिका तंत्र जब आपस में जुड़ते हैं तो ये ऊतक का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे? ऊतक का निर्माण करते हैं। और जब एक ऊतक दूसरे ऊतक से जुड़ जाएगा तो ये ऊतक तंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊतक तंत्र बनाता है। और जब ऊतक तंत्र आपस में जुड़ना प्रारंभ करेंगे तो जब ऊतक तंत्र क्या करते हैं भैया, आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाएंगे भैया, एक अंग का निर्माण कर देंगे। अंग प्लस अंग आपस में जुड़ के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाएंगे। और ये अंग तंत्र जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया? एक शरीर बन जाती है, एक बॉडी बन जाती है। तो ये जो शरीर बना, तो ये शरीर को हम जब देख रहे हैं तो बना क्या? हमें जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, और ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी तो अंग तंत्र। तो जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई क्या है भैया? छोटी इकाई पूछी जाए तो कोशिका है। सबसे बड़ा है तो शरीर है, तो सबसे बड़ा है तो शरीर, सबसे छोटा पूछा जाए तो कोशिका। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। किसने दिया भैया? स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। इसी को हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। इतनी बात तो समझ गए। इसके अलावा अब हमारे पास क्या क्वेश्चन कोशिका से पूछा जाता है? अब देखो क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है भाई, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी? तो हम लोग जब पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे छोटा जीव हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा है। कौन सा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा है। तो जब सबसे छोटी कोशिका की बात आएगी तो सबसे छोटी कोशिका की यदि हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका भी भैया किसकी होगी? माइक्रोप्लाज्मा की ही होगी। किसकी होगी? माइक्रोप्लाज्मा की होगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसकी कोशिका भी सबसे छोटी होगी। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, बड़ी कोशिका किसकी होती? तो बड़ी कोशिका किससे? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। हम लोग सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसमें क्या होती है भैया? सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भैया? शुतुरमुर्ग के अंडे की में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की पाई जाती है। अब ये बात हमसे पूछ दी जाए, भाई मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कौन सी होती है? तो मानव शरीर की यदि हमसे बात कर दी जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका होती है भाई? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की पूछ दें तो भाई तंत्रिका कोशिका या नर्वस सिस्टम होती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका यदि पूछी जाए तो सबसे छोटी क्या होती है? जो हम लोग समझते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि सबसे छोटी हमारे पास जीवन में कोशिका आई कहां से? तो हम पढ़ते हैं कि शुक्राणु या स्पर्म जो होते हैं यही सबसे छोटे होते हैं। तो क्या होते हैं भैया? शुक्राणु होते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इन्हीं के मिलने से क्या बनता है भैया? कोशिका तंत्र बनता है। यही आगे एक शरीर का निर्माण करते हैं। अब जैसे हम बात करें हमारा जो पूरा हाथ है तो ये क्या है? ये आपसे कहा जाए हाथ क्या है तो इनमें से चार पार्ट आ जाएं कि ऊतक है, कि ऊतक तंत्र है, कि अंग तंत्र है, कि कोशिका तंत्र है। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि अंग है। तो हम जब हाथ की बात करेंगे तो हाथ एक अंग तंत्र है। हाथ क्या है भैया? एक अंग तंत्र है। हमारा सर क्या है? एक अंग तंत्र है। हमारा कंठ क्षेत्र एक अंग तंत्र है। हमारा वक्ष क्षेत्र एक अंग तंत्र है। तो ये बात की जाए अब इन अंग तंत्रों में अंग क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें हथेली भी है, इसमें उंगलियां भी हैं, इसमें कलाई भी है। तो ये सबसे मिल करके क्या बना है? अंग तंत्र बना है। और ये अंग तंत्र जुड़ करके किसका निर्माण किए भाई? शरीर का निर्माण किए। तो इतनी बात तो यहां तक हो गई। अब एक वैज्ञानिक महोदय और आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। एक वैज्ञानिक थे विरचाऊ। इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई नई कोशिका नहीं मिलती है, हम ना कोई नई कोशिका को जन्म नहीं देते हैं। हमें जो भी कोशिकाएं मिलती हैं वो हमारी क्या होती है? मदर सेल होती है या मातृ कोशिका होती है। तो आपसे ये भी बात कर ली जाती है कि ये बात भाई किसने कही थी कि हमें कोई नई कोशिका प्राप्त नहीं होती, जो भी कोशिका प्राप्त होती है वो मातृ कोशिका होती है, मदर सेल होती है, या पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। तो कौन से वैज्ञानिक थे? उन वैज्ञानिक का नाम है विरचाऊ। क्या नाम है भैया? विरचाऊ महोदय थे। विरचाऊ, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारी नई कोशिका होती है वो नई नहीं होती है, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। दोस्तों आज हम लोग कोशिका के बारे में जब बात कर ली तो हमने देखा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल गए।
हम जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन जरा से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमको मिले जो हमारे एग्जाम, हमको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमको बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में की। कोशिका के यदि हम प्रकार की बात करें तो संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, जीवों की संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो चीजें हमने देखा। अब प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं। अब यहाँ पर फिर हमने जब बात की रॉबर्ट हुक ने, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। किस प्रकार की कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई रॉबर्ट हुक ने जो अपनी कोशिका का उल्लेख किया ये कहां पर किया, तो इनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, तो इन्होंने माइक्रोग्राफिया में इसका विधिवत उल्लेख किया और बताया क्या क्या होता है। उसके बाद यदि हम बात कर ले, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भाई जीवित कोशिका, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की जब बात आती है तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक का नाम आ जाता है। भाई इन्होंने खोज कर दी कि ये जीवित कोशिका होती है। तो आगे जब हम बढ़ करके आए तो हमने जब देखा कि हमारे पास जीवों की संरचना के आधार पर दो चीजें आई, तो वहां पर देखा जो हमारा यूकैरियोटिक आया तो उसमें दो चीजें खुल के आई, एक पादप जगत आया, दूसरा जंतु जगत आया। तो अब एक पौधे की कोशिका होगी, दूसरी जंतु की कोशिका होगी। तो जो पादप कोशिका थी उसकी भैया पादप कोशिका की खोज स्लाइडन ने कर दी और जंतु कोशिका की खोज स्वान ने कर दी। दोनों वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और बताया कि प्रत्येक पौधे का शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जंतु का शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता है और यही बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका पाई जाती है। इन्होंने अब सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया। अब इनका सिद्धांत था कोशिका प्लस कोशिका मिलकर कोशिका तंत्र बनाता है, कोशिका तंत्र प्लस कोशिका तंत्र मिलकर ऊतक, ऊतक प्लस ऊतक, ऊतक तंत्र बनाता है। अब ऊतक तंत्र प्लस ऊतक तंत्र मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र और एक अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों आज हमने कोशिका के बारे में बात की, कोशिका से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात की। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें कि हम आपको कंटिन्यूअस क्लास दे सके और कोशिश ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो जल्दी ही आप यदि हमें 1000 का आंकड़ा छुआ देते हैं तो हम आपको लाइव क्लास देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।